हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम तुगलक डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दाग एंड हुलिया, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाए थे, पहले उसे समझना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एंड हुलिया ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। दाग का मतलब होता है हॉर्सेस की ब्रांडिंग करना, और हुलिया का मतलब स्टूडेंट जो सोल्जर्स हैं उनके फेशियल फीचर्स को लिखना कि उनका चेहरा कैसा है, कोई तिल वगैरह तो नहीं है, तो इस टाइप की चीजों को लिखना, ठीक है, रिकॉर्ड रखना। इसका फायदा क्या था वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। उस टाइम पर कैमरे वगैरह होते नहीं थे, ठीक है। आज की डेट में तो स्टूडेंट हर बंदे के पास जो है मोबाइल है, तो वो कभी भी अपना पिक ले सकता है। बट पहले आप सोचिए कि अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि किस सोल्जर के पास कौन सा हॉर्स है, और अगर इक्तदार को सुल्तान ने, मान लीजिए ए इक्तदार है, इक्तदार ए सुल्तान ने और रूलर ने इसको ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने 2000 कैवलरी को मेंटेन करना है। साथ में समझिए स्टूडेंट, एग्जांपल हम ले रहे हैं, दूसरा इक्तदार है, इसको ऑर्डर दिया गया कि आपने 1500 कैवलरी को मेंटेन करना है, 1500। अब सुल्तान को कैसे पता चलेगा कि वास्तव में इन्होंने एक काम किया? देन इंस्पेक्टर्स जाते थे और इंस्पेक्शन होता था, सेंटर से इंस्पेक्टर्स जाते थे। तो अब ये मान लीजिए एक इक्तदार जो है बंगाल में है, इसका इंस्पेक्शन हुआ, सेंटर से इंस्पेक्टर को भेजा गया और ये जाता है। अब एक्चुअल में स्टूडेंट करप्शन कैसे होगा? तो ये जो एक इक्तदार है ये एक्चुअल में 2000 कैवलरी को मेंटेन नहीं करता, बट ये सैलरी 2000 कैवलरी के अकॉर्डिंग लेता है। इसने 1000 हॉर्सेस को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। कैवलरी मतलब हॉर्सेस, कैवलरी का मतलब होता है सोल्जर्स ऑन हॉर्स, इन्फेंट्री सोल्जर्स ऑन फुट एंड आर्टिलरी बिग गन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट में आपसे पूछा जाए आर्टिलरी यूनिट में हमारे कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो आपका आंसर होगा धनुष हॉविजर है, बोफोर्स हॉविजर है, साथ में पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। तो ये सब आर्टिलरी के पार्ट होते हैं। तो इधर आते हैं स्टूडेंट, टक्स की जो मेन फोर्स थी, जो स्ट्रेंथ थी ना, वो थी कैवलरी। ये पॉइंट आपको याद रखना। तो यहाँ पर अब देखिए इंस्पेक्टर गया, इसने क्या किया हुआ था, इसने 1000 कैवलरी मेंटेन की हुई थी, बट अभी इसको 2000 हॉर्सेस को दिखाना है। देन ये क्या करेगा, बी इक्तदार से 1000 हॉर्सेस को जो है क्या करेगा, बोरो कर लेगा कि भाई इंस्पेक्टर आ रहा है, आप मुझे 1000 हॉर्सेस को भेज दीजिए। बी ने इसके पास 1000 हॉर्सेस को भेज दिया, और उसके बाद इसने 2000 हॉर्सेस को इंस्पेक्टर के सामने दिखा दिया, ठीक है। इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया। अब वो इंस्पेक्टर मान लीजिए बी इक्तदार जो है वहां पर जो है इंस्पेक्शन के लिए गया। इसने स्टूडेंट एक्चुअल में इसको 1500 कैवलरी मेंटेन करनी थी, बट इसने 1000 की हुई थी। तो अभी क्या करेगा, 500 इससे मांग लेगा। तो इस टाइप से ये एक दूसरे को हेल्प करते थे और करप्शन चलता था। तो रिकॉर्ड में जितने हॉर्सेस होंगे एक्चुअल में उतने कैवलरी या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सेकंड प्रॉब्लम ये आती थी कि जो इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं उनको भी अपने हॉर्सेस को इंस्पेक्शन के लिए ले जाना पड़ता था। तो वो क्या करते थे स्टूडेंट, वो मेंटेन नहीं करते थे, बट लड़ाई वगैरह के टाइम पर वो बोरो कर लेते थे। बट अभी क्या हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि सबको हॉर्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि मंगोल्स का थ्रेट बहुत ज्यादा था। देन ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया दाग एंड हुलिया, जिसमें क्या होगा, हॉर्सेस को ब्रांड किया जाएगा, मतलब स्टैम्प वगैरह लगा दी जाएगी। और आपको पता है कैसे लगती थी वो, आयरन की एक सील बनाई जाएगी, उसको गर्म किया जाएगा, हॉर्सेस पर जो है उसको ब्रांड कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट फिर आप बार बार एक ही हॉर्सेस को इंस्पेक्टर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो पूरा एक रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर लिया गया। तो दैट्स वाई अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एंड हुलिया को स्टार्ट किया था। फिर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट खिलजी डायनेस्टी में कि हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, मलिक काफूर के पास पावर आती है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के छोटे बेटे शिहाबुद्दीन को रूलर बना दिया। बाद में मुबारक खिलजी शिहाबुद्दीन को मार देता है, रूलर बन जाता है। मुबारक खिलजी को एक खुसरो खान या खुसरो शाह भी इसको बोलते हैं, इसने मार दिया और वो रूलर बन गया। अब खुसरो शाह जो है जब रूलर बना तो इसने लैविश गिफ्ट दिए नोबल्स को, बड़े बड़े उलेमास को, जिनमें से जो बहुत सारा पैसा है ना स्टूडेंट, वो सेंट को दिया गया, एक सेंट को, सूफी सेंट आप बोल सकते हैं इनको, इनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। इनकी बहुत बड़ी दरगाह है कहाँ पर, दिल्ली में। तो निजामुद्दीन औलिया को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया। खुसरो शाह ये मानता है कि अगर मैं इस टाइप से पैसा दूंगा तो ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इस टाइप से उसने खजाना खाली कर दिया। दूसरी तरफ गयासुद्दीन तुगलक जो खिलजीस का एक नोबल है, उसको पसंद नहीं है कि खुसरो शाह रूलर बने। देन उसने कुछ इक्तदार को साथ में लिया और एक अलायंस बनाया, और एक लड़ाई होती है जिसमें खुसरो शाह को डिफीट कर दिया गया और बाद में उसको मार दिया गया। इस टाइप से पावर किसके पास आ जाती है, गयासुद्दीन तुगलक, जिसका ओरिजिनल नेम है गाजी मलिक। और यहां से स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, ओके स्टूडेंट। तुगलक डायनेस्टी का जो पीरियड रहेगा
ये रहेगा फ्रॉम 1320 टू, ये रहेगा स्टूडेंट 1412। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा था स्लेव डायनेस्टी, सेकंड नंबर पर खिलजी, थर्ड पर तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर मार देगा और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम 1320 टू 1414। थ्री मेन रूलर्स हैं, ग्यासुद्दीन तुगलक, सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक और थर्ड है फिरोज शाह तुगलक। तो फर्स्ट हम ग्यासुद्दीन तुगलक को समझते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक का जो पीरियड रहेगा ये रहेगा फ्रॉम 1320 से लेकर 1325। ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम पर साउथ इंडिया को डायरेक्टली जो है एनेक्स कर लिया गया और डायरेक्टली रूल किया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक को ऑर्डर दिया कि वारंगल जाइए। वारंगल मतलब तेलंगाना, वहां पे काकतीय रूलर रूल करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है जाते हैं वारंगल, लड़ाई होती है जिसमें प्रताप रुद्र देव वहां के रूलर हैं जो हार जाते हैं। और इस टाइप से हम देखेंगे स्टूडेंट, तो साउथ इंडिया को डायरेक्टली रूल किया जा रहा है। ठीक है, अपने ऑफिसर्स को वहां पर अपॉइंट कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो मेथड था वो क्या था, उसने कपूर को क्या ऑर्डर दिया था कि साउथ इंडिया जाइए, अगर वहां के राय या रूलर गिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं देन उनको परेशान मत करना, उनको मत हटाना। मतलब अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्टली जो है अनेक्स नहीं करना चाह रहा है इन एरियाज को। बट हमें देखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी का लास्ट ईयर्स चल रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब होने लगी थी, देन उसने ऑर्डर भी दिया था कि अब जो है डायरेक्ट रूल करिए कुछ एरियाज को साउथ में, और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है आगे बढ़ाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टूडेंट देखेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक जो है डायरेक्टली रूल करता है किसको, साउथ इंडिया को। उसके बाद बंगाल को ये जीतता है, बंगाल को भी जीत लेता है। अब एक बहुत बड़ा इशू था ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम पर स्टूडेंट्स कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो है जब रूलर बना था तो दिल्ली सल्तनत का जो खजाना है, ट्रेजर है, वो खाली था। बिकॉज खुसरो शाह या खुसरो खान जो था, इससे पहले जो रूलर था, उसने बहुत ज्यादा लेविश गिफ्ट दिए थे, अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था। तो खजाना खाली था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, जिन बंदों को ये पैसा दिया गया था या लैंड डोनेट की गई थी उनसे वापस ली जाती है। और साथ में हम देखेंगे स्टूडेंट कि जो बंदे देने से मना कर रहे थे उनको पनिश भी किया गया। अब एक इश्यू आया निजामुद्दीन औलिया का। तो निजामुद्दीन औलिया को ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से एक लेटर लिखा और इस लेटर में बोला कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आप जो है सारा जो भी हिसाब किताब है, जितने भी पैसे आपको मिले थे, आपने क्या किया, वो सारी चीजें आप मुझे बताएंगे। निजामुद्दीन औलिया ने इसको लेटर लिखा और बताया कि मुझे जो पैसे दिए गए थे वो मैंने सब गरीबों के लिए खर्च कर दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर उसने बोला ग्यासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को कि कोई बात नहीं, मैं दिल्ली आकर जो है आपसे पूछूंगा। तो फिर निजामुद्दीन औलिया ने इसको लेटर लिखा था स्टूडेंट, और ये बहुत ज्यादा फेमस रहा। ये जो उन्होंने रिप्लाई दिया, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, हुनूस दिल्ली दूर अस्त। उन्होंने बोला कि दिल्ली तो भी बहुत दूर है, आप आ तो जाइए। इस टाइप से स्टूडेंट उन्होंने आंसर दिया। और होता क्या है कि ग्यासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा था, इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको हम जौना खान भी बोलते हैं, कारा, इलाहाबाद के पास एक जगह कारा, वहां पर एक पवेलियन बनवाया, किसका, लकड़ी का। तो ये वहां पर जो है वेलकम करता है अपने फादर ग्यासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक, और उस पवेलियन में जो है ये रुकता है ग्यासुद्दीन तुगलक। रात में पवेलियन पूरा जो है कोलैप्स कर जाता है और ग्यासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाते। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्ड आया है हुनूस दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, दिल्ली बहुत दूर है अभी। आगे बढ़ते हैं। तो इनकी डेथ के बाद अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है रूलर बनता है। बट ग्यासुद्दीन तुगलक का आप याद रखेंगे, ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद एक एरिया दिल्ली में, दिल्ली जो है एक बार में नहीं बना है, दिल्ली का जो है एक्सपेंशन होता रहा है, मतलब उसका एरिया बढ़ता रहा है। तो पहले आप देखेंगे तोमर्स ने दिल्ली को बनवाया, अनंगपाल तोमर ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को, वहां पर जो है सीरी जो एक एरिया है उसको कंस्ट्रक्ट कराया। फिर तुगलकाबाद, जहानपना, इस टाइप से दिल्ली जो है बढ़ता रहा। तो तुगलकाबाद जो है वो एरिया ग्यासुद्दीन तुगलक ने डेवलप कराया था। आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक रूलर बन चुका है। इसको बोला जाता है कि साइको रूलर है, पागल बादशाह है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको इस टाइप से हम देखेंगे टाइटल दिए हैं। ये टाइटल क्यों दिए गए वो आपको समझ में आएंगे, बट दो तीन चीजें पहले आपको समझनी है। मोहम्मद बिन तुगलक स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्कॉलर बंदा था, इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी। ये उर्दू, हिंदुस्तानी, पर्शियन, इवन संस्कृत के बारे में बताते हैं, ये जानता था। स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि हिंदूज का जो फेस्टिवल है होली, उसको भी सेलिब्रेट करता था। बट इसने इस टाइप के ऑर्डर भी दिए थे कि पूरी सिटीज से हिंदूज को मार दिया जाए। तो ये बंदा जो है कहीं ना कहीं इसमें इसकी जो स्टूडेंट हम देखेंगे इसकी जो हैबिट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पैराडॉक्स मिलेगा। एक तरफ बहुत जनरस दिखाई देगा, दूसरी तरफ ये सीवियर पनिशमेंट भी दे रहा है। तो इस टाइप का ये बंदा है। डिसीजन लेता था अच्छे जो है डिसीजन लेंगे, बट जब इंप्लीमेंट करता था देन वहां पर गड़बड़ करता था।
तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो नॉलेज हमारी होगी, एक तो है स्टूडेंट अमीर खुसरो, सेकंड है मेन बर्नी। बर्नी की तारीख फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रोजेक्ट हैं, और ये 5 प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बर्नी की तारीख फिरोजशाही में मिलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इन प्रोजेक्ट को पहले डिस्कस करते हैं। इसके 5 प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट है इसका स्टूडेंट टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट। थर्ड है स्टूडेंट खुरासान एक्सपीडिशन। खुरासान एक्सपीडिशन। फोर्थ है स्टूडेंट कराची एक्सपीडिशन। कराची एक्सपीडिशन। और लास्ट है स्टूडेंट टैक्सेशन इन दोआ। टैक्सेशन इन दोआ। तो इसके 5 प्रोजेक्ट हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसने जो कैपिटल है दिल्ली, वहां से उसको शिफ्ट किया, और ये कैपिटल जो है दौलताबाद बनाता है। दौलताबाद, इसको हम पहले देवगिरी के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है। फिर वहां पर ये कैपिटल शिफ्ट करता है और ये दिल्ली के लोगों को उधर लेकर जाता है। बर्नी को अगर हम देखें स्टूडेंट, बर्नी ने कुछ डेट्स बताई हैं, बट वो डेट जो है ना एज सच जो है सही नहीं मानते हैं। इसलिए कौन सा प्रोजेक्ट पहले हुआ, इसमें थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, हिस्टोरियंस में थोड़े से इसमें परेशान रहते हैं, ठीक है, यूनानिमिटी नहीं है। उसके बाद ही हम ये मानकर चलते हैं कि पहला जो प्रोजेक्ट था मे बी वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल था। तो हम देखेंगे कि इसने कैपिटल को ट्रांसफर किया स्टूडेंट, और ये दिल्ली से कैपिटल को कहां ले जाता है, दौलताबाद। तो दौलताबाद कैपिटल को लेकर जाता है। एक्चुअल में देवगिरी का नाम क्या रखा गया, दौलताबाद। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे लोगों को, दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं उनको दौलताबाद ले जाया गया, तो इसका आंसर है नहीं। बर्नी तो वैसे ही कहता है कि एक डॉग और कैट, इनको भी ले जाया गया, ठीक है, मतलब डॉग्स और कैट को भी नहीं छोड़ा गया। बट स्टूडेंट अगर हम दूसरे रिसोर्सेज को देखें या दूसरे सोर्सेज को अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि दिल्ली में अभी भी लोग रहते हैं। और जब इब्न बतूता इंडिया ट्रेवल करता है 1334 में, तो वो बताता है कि दिल्ली जो है एकदम से फ्लरिशिंग है, वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो एकदम वीरान नहीं है, वहां पे लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफर किया गया। अब क्वेश्चन है क्यों किया गया, तो हमें आंसर मिलेगा कि एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि साउथ इंडिया को भी डायरेक्ट रूल करना, तो एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका है। सेकंड, दिल्ली पर बार बार मंगोल्स के अटैक हो रहे थे और थ्रेट बहुत ज्यादा था, तो दैट्स वाई ये दो जो है रीजन हमें पता चलते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली जो है उसको शिफ्ट करता है कैपिटल को दिल्ली से, और कहाँ ले जाता है, दौलताबाद। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दौलताबाद में जो भी लोग गए थे, जैसे नोबल्स हैं, ठीक है, पोइट्स हैं, सूफी सेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए, घर बनाए गए थे। और हमें इवन ये भी पता चलता है कि दिल्ली के कुछ लोग जो दौलताबाद जाते हैं वो अपना घर बेचना चाहते हैं, तो सुल्तान ने वो घर भी जो थे, उनके जो हाउसेस थे वो खरीद लिए थे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जाते हैं दौलताबाद। दौलताबाद में कैपिटल जो है शिफ्ट कर ली जाती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक्चुअल में दिल्ली को नहीं छोड़ा गया था, दौलताबाद को सेकंड कैपिटल बनाया गया था। तो इधर पहुंचते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट कि जब ये दौलताबाद पहुंचे तो यहाँ पर कुछ रिवॉल्ट हुए। माबर में एक रिवॉल्ट हुआ, माबर मतलब साउथ इंडिया, मदुरई की तरफ, ठीक है, या आप मालाबार भी बोल सकते हैं, सॉरी मदुरई की तरफ, यस। तो माबर में एक रिवॉल्ट हुआ। जब माबर में रिवॉल्ट हुआ तो उसको क्रश करने के लिए ये जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसको क्रश करता है, लौट कर आता है, तो प्लेग फैल गया था। तो प्लेग के टाइम पर इसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, हॉर्सेस मर गए थे, इवन ये खुद बीमार हो गया, और एक र्यूमर फैल गई कि मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। इसके बाद पूरे साउथ इंडिया में रिवॉल्ट हो जाते हैं, और एक के बाद एक रिवॉल्ट हुए, बंगाल में रिवॉल्ट हुआ। तो स्टूडेंट हम देखेंगे एम्पायर जो है हाथ से निकल चुका था साउथ में, और अब वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। दैट्स वाई मोहम्मद बिन तुगलक फिर से ऑर्डर देता है कि चलिए वापस दिल्ली, ठीक है। तो अब बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि 50% लोग जब दिल्ली से दौलताबाद आए थे देन उनकी डेथ हो गई थी, और जब लौट कर जाते हैं फिर से 50% लोग फिर से मारे जाते हैं, ठीक है। तो बर्नी कहता है कि मतलब कोई नहीं बचा, बट ये गलत है। बर्नी चीजों को एग्जेजरेट करता है, स्टूडेंट्स याद रखना, ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखता है। तो कुछ लोग थे जो यस यहाँ पर रुक गए थे, कुछ लोग जो है रास्ते में मारे भी गए थे, क्योंकि समर के टाइम पर ये जो है इन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली से दौलताबाद जाना, कुछ लोग मारे गए थे। बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग मारे गए थे। तो कैपिटल फिर से शिफ्ट कर ली जाती है और दौलताबाद को छोड़ दिया गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आप याद रखना। अब हम देखेंगे कि इस कैपिटल ट्रांसफर का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा ये होता है कि बहुत ज्यादा नंबर्स में, लार्ज नंबर्स में मुस्लिम्स नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में बस जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, बिकॉज जब कैपिटल को फिर से रिट्रांसफर किया गया फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली, तो कुछ मुस्लिम उधर ही रह जाते हैं, सूफी सेंट उधर रह जाते हैं, पोइट्स रह जाते हैं, और ये जो बंदे इधर साउथ इंडिया में रुक जाते हैं बाद में,
बहमनी किंगडम, जब बहमनी किंगडम को मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही फाउंड किया जाएगा, तो बहमनी किंगडम जब बनेगा तो उसके लिए एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता तो बहमनी किंगडम के लिए भी बेस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाता। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टेप से स्टूडेंट बहमनी किंगडम के लिए एक बेस यहाँ पर रेडी कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड इसका जो मानते हैं स्टूडेंट कि सेकंड जो प्रोजेक्ट था वो हम मानकर चलते हैं कि ये कराची या खुरासान है। खुरासान कहाँ पर है? तो ईरान का ईस्टर्न पार्ट जो है उसको हम खुरासान बोल देते हैं। मंगोल्स को हमने डिस्कस किया था। इस टाइम पर ना मंगोल्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है जो ट्रांस ऑक्सियाना मतलब सेंट्रल एशिया वाले एरिया को रूल कर रही है, और दूसरी ब्रांच है स्टूडेंट जो ईरान और इराक को रूल करती है। एक्चुअल में इन दोनों में आपस में लड़ाई चल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि राइट टाइम है और मैं ये खुरासान वाला एरिया इनको जो है अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक अपने नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर करना चाह रहा था। स्टूडेंट हम देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, बिकॉज इससे पहले किसी भी रूलर ने ये नहीं सोचा कि मंगोल जहां से अटैक कर रहे हैं वहां पर जाकर उनको जो है क्रश किया जाए। मंगोल्स आते थे, प्लंडर करते थे इंडियन सिटीज को और वापस चले जाते थे, जिससे नुकसान हमें होता था। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आर्मी मार्च कर रही है तो जो है क्या होगा, जो क्रॉप्स है वो खराब होंगी। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक सोच रहा है कि हम वहां पर जाकर खुरासान में जाकर उस एरिया को कंट्रोल में करेंगे और एक बफर जोन बना सकते हैं, या फिर वहां पर मंगोल्स की जो भी पावर उसको क्रश कर देंगे। तो इस टास्क के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अबाउट 370 सोल्जर्स को रिक्रूट किया, एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, उनको एडवांस में पैसा दे दिया गया। 1 साल तक ये आर्मी वेट करती रहती है कि एक्सपीडिशन होगा। एक्सपीडिशन होता नहीं है क्योंकि खुरासान में चीजें चेंज हो चुकी थी, सेंट्रल एशिया में चीजें चेंज हो चुकी थी, और मोहम्मद बिन तुगलक 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं 6 मंथ के बाद, इस आर्मी को डिसबैंड कर देता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सेकंड प्रोजेक्ट था जो फेल हो गया। मैंने बट आपको बताया कि ईयर्स का थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि हमें क्लियर नहीं पता है कि पहला कौन सा प्रोजेक्ट हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो एक्सपीडिशन हम मानकर चलते हैं वो कराचिल के लिए था। कराचिल जो है वो है हिमाचल में, मे बी कांगड़ा वाला एरिया था। तो वहां पर एक आर्मी को भेजा गया, आर्मी जाती है और ये मे बी फोर्ट को जीत भी लेती है। इस टाइम पर अगर हम हिमाचल की हिस्ट्री को स्टडी करें देन पता चलता है कि पृथ्वी सिंह जो है यहाँ पर रूलर हैं, पृथ्वी सिंह कटोच भी उनको बोला जाता है। उन्होंने मे बी अच्छी जो है एक रजिस्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को, बट उसके बाद भी मे बी ये हार गए और उन्होंने टैक्स देने के लिए रेडी हो गए थे। बट जब मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी रिट्रीट कर रही थी, लौट रही थी, ठीक है, वहां से, देन स्टूडेंट होता है कि स्लाइड वगैरह हो गया था, लैंड स्लाइड वगैरह, और साथ में जो आर्मी है और जो ट्राइबल्स उन्होंने भी इनको घेर लिया था। तो बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और बर्नी ये बताता है कि जो आर्मी गई थी उसमें से केवल 10 बंदे वापस लौटे थे। इन 10 बंदों को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा नाराज हुआ, इतना गुस्से में था, उसने ऑर्डर दिया कि इनको भी मार दिया जाए। तो इस टाइप से हम देखेंगे थोड़ा साइको है, उनको मार दिया गया। तो इस टाइप से ये एक और प्रोजेक्ट था मोहम्मद बिन तुगलक का जो फेल हो गया था। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ट्रांसफर वगैरह हुआ स्टूडेंट और बहुत सारी चीजें हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का खजाना खाली हो रहा था तो उसने 2 चीजें और करी। इसने टोकन करेंसी स्टार्ट की। टोकन करेंसी क्या होती है? फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देखिए हमारे पास जो नोट है, ठीक है, वो टोकन करेंसी है। वाई? उस पर ही लिखा हुआ है कि जैसे 10 रुपीज का नोट है, उस पर ही लिखा हुआ है कि जो आरबीआई का गवर्नर है वो आपको ही प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप इस नोट को लेकर, जो कागज का टुकड़ा है, अगर आप लेकर जाओगे तो दुकानदार आपको 10 रुपए जो है वो मानेगा इसको, ठीक है, पर ये है कागज का टुकड़ा। आपने देखा था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर क्या हुआ। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर स्टूडेंट्स, जब गवर्नमेंट ने अपनी बैकिंग इसके पीछे से हटा दी, देन वो कागज का टुकड़ा बन गया और कोई भी उसको लेने के लिए रेडी नहीं था। तो इस टाइप की जो करेंसी होती है इसको टोकन करेंसी बोलते हैं। रियल करेंसी होती है जिसमें मेटल की वैल्यू उसकी परचेजिंग पावर के बराबर होती है, उसको रियल करेंसी बोला जाता है। तो अगर आप मिडिवल पीरियड में देखेंगे तो टोकन करेंसी का अभी तक इंडिया में हम देखेंगे कोई ऐसा स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट हमें नहीं मिलता है। बट हाँ, चाइना में आपको मिलेगा। चाइना में एक रूलर है, उन्होंने इससे पहले, मोहम्मद बिन तुगलक से पहले, टोकन करेंसी को स्टार्ट किया था। तो इशू क्या था? टंका और जीतल 2 कॉइन इंपॉर्टेंट थे। टंका जो है सिल्वर का है और जीतल जो है वो किसका था? कॉपर का। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है स्टूडेंट, जो टंका है वो बनवाता है कॉपर के और साथ में ब्रास के। इनकी वैल्यू जो थी, मतलब परचेजिंग पावर कितनी रहेगी? सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स के बराबर। तो इस टाइप से इसने टोकन करेंसी को स्टार्ट किया। फिर से समझ लीजिए, मेटल चेंज हो गया, ठीक है, पर परचेजिंग पावर सेम है। इस टाइप की करेंसी को टोकन करेंसी बोला जाएगा। इशू क्या आया? इशू ये आया कि बर्नी क्या कहता है? बर्नी कहता है कि हर हिंदू का घर एक मिंट बन गया। मतलब स्टूडेंट टकसाल, टकसाल का मतलब जहां पर कॉइन्स को बनाया जाता है। तो हम देखेंगे बर्नी क्या कह रहा है, हर हिंदू का घर। इसका मतलब में भी क्या है कि हिंदू जो थे वो गोल्ड स्मिथिंग का काम करते हैं, सुनार होते हैं,
तो वो ये कहना चाह रहा है कि हर हिंदू ने जो डुप्लीकेट कॉइन्स बना लिए थे, मतलब सुनार्स ने डुप्लीकेट कॉइन्स बना लिए थे। और ऐसा हुआ था स्टूडेंट कि डुप्लीकेट कॉइन्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाते हैं। ट्रेडर्स ने अब डुप्लीकेट कॉइन्स को लेने से मना कर दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक को जब उसने देखा कि ट्रेडर्स इन कॉइन्स को लेने से मना कर रहे हैं, बाहर के जो मर्चेंट्स वगैरह आते हैं वो भी नहीं ले रहे हैं, देन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर दिया कि ये जो टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट है इसको वापस ले लिया जाए, और पहले से जो कॉइन्स चल रहे थे उनको फिर से रिलीज किया जाए। इस टाइप से स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो ये फैब्रिकेटेड कॉइन्स से बताते हैं कि इनका ढेर लगा रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो फोर्ट के सामने इतने सारे ये डुप्लीकेट कॉइन्स बन गए थे, ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। इसके बाद एक और इसका प्रोजेक्ट मिलेगा स्टूडेंट, ये है टैक्सेशन दोआ। हमें पता चलता है कि गंगा यमुना के बीच में जो एरिया है वहां पर हम देखेंगे ये टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बर्नी क्या कहेगा, बर्नी कहता है कि इसने टैक्स को 10 to 20 टाइम्स बढ़ा दिया। बट मैंने आपको बताया था बर्नी चीजों को एग्जेजरेट करता है, आप याद रखना, तो इतना नहीं बढ़ाया था। हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि अबाउट 50% इसने कर दिया था, फिर भी बढ़ाया था, ठीक है, बट 50% के करीब इसने कर दिया था। जिस टाइम पर टैक्स बढ़ाया गया वहां पर स्टूडेंट सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है, अकाल था। तो अब हम देखेंगे जब ये चीजें की जाती हैं और जब ये अकाल पड़ रहा हो, टैक्स को आपने बढ़ा दिया, तो उधर दुआब में जो पीजेंट्स हैं उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। इवन कुछ पीजेंट्स ने तो कल्टीवेशन मतलब खेती करने से, एग्रीकल्चर करने से ही मना कर दिया, और वो डकैत बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं और फॉरेस्ट में चले जाते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा नाराज होता है और ऑर्डर देता है कि जो भी विलेजेस या विलेजर्स टैक्स देने से मना कर रहे हैं उनको मार दिया जाए, उनके बीवी और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। तो इस टाइप का ऑर्डर दिया गया। बाद में स्टूडेंट पता चलता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि जब उसने ऑर्डर दिया था टैक्सेशन का दुआब में, मतलब इंक्रीज करने का, उस टाइम पर फेमाइन आया हुआ था, तो इसको पता चलता है। तो अब ये चीजों को ठीक करना चाह रहा है, बट थोड़ा लेट हो गया था। इसने क्या किया, स्टूडेंट पीजेंट को इसने कुछ लोन्स दिए। ये लोन्स जो है ना, इनको आप याद रखना, जो लोन दिए गए इनके लिए वर्ड क्या यूज होते हैं। तो मिडिवल पीरियड में एक वर्ड होगा तकावी, और दूसरा वर्ड होगा स्टूडेंट सोंधार। तो उसने सोंधार लोन्स दिए, और ये अबाउट थे 20 लाख टन का। तो 20 लाख टन का ये लोन दे रहा है, ठीक है, एडवांस लोन। और ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर पर फोकस करिए। तो अब क्या होता है, बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, और बर्नी बताता है कि सुपीरियर क्रॉप्स को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल, पहले जहां पर बार्ले की खेती होती है, ठीक है, उसकी जगह अब वीट की खेती होगी। जहां पर पहले वीट का कल्टीवेशन हो रहा है उसकी जगह शुगर केन का कल्टीवेशन होगा, और जहां पर शुगर केन का कल्टीवेशन हो रहा है उसकी जगह फ्रूट्स का कल्टीवेशन होगा। तो इस टाइप से बर्नी बताना चाह रहा है कि अब सुपीरियर क्रॉप्स पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें कर रहा है, बट बहुत ज्यादा इससे भी जो हम देखेंगे कोई ज्यादा जो है चेंज नहीं आया। और ऐसा जो है एग्रीकल्चर फिर से जो है, जो पहले वाले हम कहेंगे दुआ में जो एक लेवल जो है वो पहुंच चुका था, एक्वायर कर चुका था एग्रीकल्चर, वहां पर अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है स्टूडेंट। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी कोशिश भी की हैं, बट ऐसा जो है एग्रीकल्चर में अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं ला पाता है। और जो लोन दिए थे उसमें भी बहुत ज्यादा करप्शन हुआ, ऑफिसर जो है लोन बीच में गायब कर लेते हैं, तो करप्शन हर जगह चलता है स्टूडेंट। तो इसके 5 प्रोजेक्ट थे। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या होता है कि लास्ट में ना, जब ये इसकी जो डेथ होने वाली है उससे पहले हम देखेंगे इसके लास्ट ईयर्स जब चल रहे थे, 1351 में इसकी डेथ होगी। तो उस टाइम पर इंडिया में बहुत जगह रिवॉल्ट होते हैं, ठीक है। अभी रिवॉल्ट को क्रश करने जाता है, जैसे गुजरात का गवर्नर था उसने रिवॉल्ट कर दिया, तागी उसका नाम था, तो उसको ये क्रश करने जा रहा था, और उसके बाद सिंध में इसकी डेथ हो जाती है। ये जो रूलर था स्टूडेंट, हमें बताया गया है कि ये जैन स्कॉलर, जिनका नाम था जिन प्रभु सूरी, उनको ये जो है ऑनर करता है। साथ में राजशेखर को भी ये रेस्पेक्ट देता है, एक जैन स्कॉलर राजशेखर, उनको भी ये रेस्पेक्ट देता है। और जिन प्रभु सूरी का तो एकदम से हमें क्लियर एविडेंस हमारे पास है कि उनको इसने ऑनर किया था। होली को ये सेलिब्रेट करता है। और जिस टाइम पर इसके आगे बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट, तो ये फिर जो खलीफा होते हैं ना उनसे इन्वेस्टिचर मंगाता है, मतलब रूल करने की परमिशन। इससे इसको लगता है कि अगर मुझे इन्वेस्टिचर या परमिशन मिल जाएगी, देन क्या होगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे और ये रिवॉल्ट्स वगैरह थोड़े कम हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, डिफरेंट एरिया में रिवॉल्ट चलते जा रहे थे। तो आपको ये समझ में आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है नॉर्थ एंड साउथ में, तो इसलिए साउथ को डायरेक्ट रूल ना किया जाए। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे तो ये होना था, और डिफरेंट एरिया में रिवॉल्ट होते हैं। इसलिए स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली के जो सुल्तान है वो पूरे इंडिया को रूल करेंगे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर लें, बट उसके बाद ही क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा, फिर क्या होगा, वहां पर रिवॉल्ट होंगे, और फिर से वहां पर ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी जाएगी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी जाएगी। जैसे काकतीय रूलर्स, उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, बट उन्होंने बहुत ज्यादा इनको जो है दिल्ली के जो रूलर्स थे उनको टक्कर दी है, ठीक है स्टूडेंट।
तो इस टाइप से चीजें चल रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर दो डेवलपमेंट हुए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है स्टूडेंट। फर्स्ट डेवलपमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक जब साउथ इंडिया में था तो हमें एक स्टोरी मिलती है, एक्चुअल में एक बुक है, ए फॉरगॉटन एम्पायर, ये विजयनगर एम्पायर के ऊपर है, ठीक है। रॉबर्ट सीवेल ने ये बुक लिखी है, ए फॉरगॉटन एम्पायर। अगर आप इसको पढ़ते हैं और कुछ दूसरे लेजेंड्स को देखते हैं, स्टोरीज को देखते हैं, तो पता चलेगा दो ब्रदर हैं, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 1336 में 1336 में विजयनगर एम्पायर या विजयनगर सिटी को फाउंड किया, और बाद में बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, 1336 में हरिहर एंड बुक्का, ये जो है हमें पता चलता है कि पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको कन्वर्ट कर दिया था, मुस्लिम बना दिया था। बाद में एक प्रीस्ट है जिनका नाम है विद्यारण्य, विद्यारण्य के अंडर में आकर ये फिर से हिंदू बन जाते हैं, और फिर उन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया, ठीक है। दूसरा, अभी हमने डिस्कस किया कि साउथ इंडिया में बहमनी किंगडम बना था, वो भी इसी के टाइम पर होगा, और विजयनगर के कंटेम्प्रेरी आप मान सकते हैं। तो 1347 में एक बंदा है, इसका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक नोबल है स्टूडेंट। तो हसन गंगू, जिसको बाद में अलाउद्दीन हसन शाह भी बोलते हैं, इसने बहमनी किंगडम को जो है आप देखेंगे बहमनी किंगडम को फाउंड किया, ठीक है। तो इस टाइप से दो यहाँ पर न्यू किंगडम्स बनते हैं, एक है बहमनी, उसके नीचे क्या है दूसरा किंगडम स्टूडेंट, विजयनगर। ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, और इनकी जो मेन लड़ाई होगी वो होगी रायचूर दोआब को लेकर। रायचूर दोआब क्या है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में जो लैंड है उसको बोलते हैं रायचूर दोआब, इसको लेकर लड़ाई चलेगी, ठीक है। बाद में बहमनी किंगडम 5 प्रिंसिपालिटी में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। कौन कौन सी प्रिंसिपालिटी है, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और साथ में बरार। तो ये 5 प्रिंसिपालिटी में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट बहमनी जो किंगडम है, जब ये 5 प्रिंसिपालिटी में डिसइंटीग्रेट होगा, पर विजयनगर अभी भी क्या है वो सर्वाइव कर रहा है। फिर एक बैटल होगी, बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में। उससे पहले मुगल्स नॉर्थ में आ चुके हैं। 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा होगी, जिसमें विजयनगर एम्पायर को 4 प्रिंसिपालिटी एक साथ आकर डिफीट करेंगी बैटल ऑफ तलीकोटा में, और विजयनगर उसके बाद जो है उसकी जो ग्लोरी थी वो खत्म हो जाएगी। विजयनगर के अंडर में डिफरेंट जो है स्टेट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मतलब नायक होते थे जो अलग अलग एरिया को रूल करते थे, इनको अमर नायक बोला जाता था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैसूर वाला एरिया देख लीजिए, जो वहां पर जो नायक होते हैं वो अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर देंगे, इस टाइप से मैसूर जो है फिर वो डेवलप होगा। अब ये जो 5 प्रिंसिपालिटी थी, ठीक है स्टूडेंट, उसमें से 3 बाद में मेन रह जाएंगी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। औरंगजेब के टाइम तक, ठीक है 1286, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1686 या 1687 आप कह सकते हैं, इन तीनों को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा मुगल एम्पायर में। तो इस टाइप से साउथ इंडिया तक मुगल पहुंच जाएंगे औरंगजेब के टाइम तक। बट बाद में हम देखेंगे औरंगजेब की डेथ के बाद ही यहाँ पर फिर से बहुत सारे हमारे सूबेदार हैं, ठीक है, मुगल्स के अंडर में या गवर्नर्स हैं, वो अपनी फिर से ऑटोनॉमी डिक्लेयर करेंगे और हैदराबाद वगैरह ये डेवलप होंगे। तो इस टाइप से आप इनको कॉन्सेप्ट को समझना है, मैं बाद में भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 2 न्यू एम्पायर यहाँ पर डेवलप होते हैं। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है, और उसके बाद इसका जो कजिन है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ये रूलर बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिरोज शाह तुगलक और बाद में जो तुगलक से उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में सैयद और साथ में स्टूडेंट लोदीज को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें जो है लिटरेचर को करना है, इस टाइप से हमारी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी, और हम जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर मुगल्स के लिए 1-2 लेक्चर में आपको लूंगा, देन ये कंप्लीट होगी सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।